अमरनाथ यात्रा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही मच गई। एनडीआरएफ ने इस हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की है और आशंका जताई गई है कि मौत का ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हादसे के बाद फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गुफा के पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और इस बीच प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, बादल फटने से यह हादसा हुआ और इसमें 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं और राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई टेंट बादल फटने की वजह से बह गए हैं, लेकिन लगातार लोगों की तलाश की जा रही है। जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी और साथ ही कई एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। मैं श्योर करना चाहता हूं कि जो फोर्सेस हैं वो लगातार लोगों के टच में हैं। जो भी लोग वहां पर हैं वो सुरक्षित होंगे। जो नदी के बहाव में नहीं है उन लोगों के रहने का, खाने का, बाकी सारा जो अरेंजमेंट है वो सभी एजेंसीज के द्वारा वहां पे किया जा रहा है। जैसे आपने पिछले भी देखा होगा कि मेकशिफ्ट ब्रिजेस को बहुत जल्दी बना दिया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध स्तर पर काम करके उसको बना दिया जाएगा और यात्रा को फिर से चालू किया जा सकता है। हमारी एक टीम होली केव के ऊपर ही तैनात रहती है यात्रा शुरू होने से पहले से, तो उन्होंने इमीडिएटली इसमें रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया था और 2 टीमें हमारी पास में अवेलेबल थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी में। उनको हमने वहां से रवाना किया। दोनों टीमें वहां पहुंच गई हैं, तो हमारी कुल 3 एनडीआरएफ की टीमें अभी उसमें शामिल हैं। इसके सिवा काफ़ी और बड़ी स्ट्रेंथ वहाँ यूनिफॉर्म फोर्सेस की रहती है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के माउंटेन रेस्क्यू टीम्स रहते हैं, आईटीबीपी रहती है, सीआरपीएफ रहती है, आर्मी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म फोर्सेज अवेलेबल हैं जो इस राहत काम में साथ में जुड़ गए हैं। तो अमरनाथ गुफा के पास आए जल प्रलय में तबाही का मंजर दिख रहा है। देखते ही देखते वहां तबाही मच गई। श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास बादल ऐसा फटा कि बहुत सारे लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, जबकि कई लोगों ने भागकर अपनी जान किसी तरह बचाई। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 3 लंगर और 25 टेंट्स मलबे में बह गए हैं। राहत और बचाव का काम जोर शोर के साथ चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी राहत के काम में जुटी हुई है। कई घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। उनका बेस एरिया में इस वक्त इलाज चल रहा है और स्थिति को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और लगातार अपनी नजर वो स्थिति पर बनाए हुए हैं। तो जिन श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, उनका क्या कहना है, ये सुनवाते हैं आपको। वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। तो रास्ते में बर्फ़ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे। फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग। तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे। उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। आपको तो ये लगा कि ये उकारा इधर से पानी का जैसे भाव तेजी से आया, एकदम सीटियां हल्ला मचने लगा बड़ी जोरों से। जहां पर टेंट और बंटारे लगे थे पूरे एकदम साफ हो गए, कुछ नहीं बचा। एकदम कोई समझ नहीं पाया जी वो कैसे गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। भक्तों के साथ में बाबा ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 लोग दर्शन करने आते दूर से, अचानक इस तरीके से हो गया। कोई समझ नहीं पाया। भगते रहे लोग, चिल्लाते रहे, इधर भग रहे। जिनके गए वो चिल्ला रहे थे हमारे ये चले गए। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि कितने लोग गए हैं, क्या है। जहां पर पूरी तरीके से सूखा पड़ा था, अचानक एक जलजला, एक जोरदार आवाज आई बादल फटने की। बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई और इतनी तेज पानी आया कि उसको देखकर मुझे तो बहुत डर लगा और बड़ी तेजी से पानी सब चीज को बहाते हुए ले गया। कई सारे भक्त जो असहाय थे, कमजोर थे, क्योंकि थका हुआ भक्त होता है तो वो चल नहीं पाता है। देख रहे थे लोग तो वहां से कुछ ही दूर पे दौड़े वो, पर लेकिन जो दौड़ पाए वो दौड़ पाए, जो रह गए वो बह गए।
अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल में क्या हालात है, रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एक और टीम जो है वो एनडीआरएफ की वहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए हैं पूरा। आप देख सकते हैं इनको इन माउंटेन्स पे चढ़ के आगे जाना है पवित्र गुफा की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की एक और टीम अब रवाना हो रही है। ये इन पहाड़ों के जरिए से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ से। अभी भी काफ़ी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब जो है 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है, वो लापता है। लेकिन क्या कहीं पे वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दबे, क्योंकि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स रेत वहाँ पे आ गई और उसके नीचे भी काफ़ी लोग कल दबे हुए थे जिनको निकाला गया। अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है और आप देख रहे हैं ये आगे रवाना हो रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके के माउंटेन्स हैं जो क्रॉस करके इनको वहाँ पहुँचना है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बालतल के रास्ते से अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो अब रवाना हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो देखिए लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको ग्राउंड जीरो से हालात बता रहे हैं, किस तरह तबाही वहां पर मची और उसके बाद रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। जो लापता श्रद्धालु हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है, चाहे वो सेना हो, एनडीआरएफ हो या फिर आईटीबीपी के जवान हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जुटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बहुत ज्यादा तबाही हुई है क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे। कई टेंट थे वहां पर जो कि इस बादल फटने की घटना के बाद तबाह हो गए और यात्रियों को इस वक्त शिफ्ट कर दिया गया है। यात्रा भी रोक दी गई है एहतियातन, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हुई है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि, ये अपने आप में बड़ी खबर है और 50 लोग जो कि लापता है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। रिफत, क्या ताजा जानकारी ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है इस वक्त? क्या हालात बने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं बेस कैंप से लगातार चॉपर जो हैं या हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़ रहे हैं, वहाँ से यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो यात्री हैं जो वहाँ पे थे वो वापस आ रहे हैं और जो रात को यहाँ पे पहुँचे थे वो आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा ये बेस कैंप है और आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। टेंटेज है, काफ़ी सारे टेंट्स हैं जिनमें लोग रुके हुए हैं। हज़ारों की तादाद में जो है ये इर्द गिर्द यात्री हैं और जो वहाँ से वापस आए हैं वो वापस जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी कहानियां हमने यहाँ पे सुनी, यात्रियों से काफ़ी दिल दुखता है। कुछ लोगों के जो है संपर्क नहीं हो रहा है अपने साथियों के साथ और कुछ लोगों ने अपने साथी खोए हैं वहाँ पे और जो हालात हैं वो खुद बता रहे हैं जिनसे हमने बात की, वो पूरे हालात बयां कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भयानक सिचुएशन थी और हर तरफ से जो है चिल्ला रहे थे लोग और यही वजह है क्योंकि एकदम से बादल फट गए और उसके बाद उस जद में जो है काफ़ी सारे लोग आ गए। 15 लोगों की उसमें जो बताई जा रही है मौत हुई है, 40 के करीब जो है लोग घायल हुए हैं, 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग हैं। मिसिंग जो लोग हैं हो सकता है कि कहीं वो इस पानी में बह गए हों या मलबे के नीचे आए हों। अभी उनकी तलाश लगातार जारी है एनडीआरएफ की। अभी एक और टीम जो है यहाँ से ही इसी रूट से रवाना हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने अपने इलाकों की तरफ, क्योंकि देश भर से जो यात्री आए हैं। इनसे मैं फिर से बात करना चाहूँगा। आप बताइए आप कहाँ से हैं, आप कहाँ थे उस वक्त और क्या कुछ हुआ? हम बांदा से हैं, बांदा जिले से जी। हम 8 लोग थे, 8 लोगों में 6 लोग तो हम आ गए दर्शन करके। एक बच्ची है, बच्ची क्या है वो भी 30-32 साल की है, अध्यापिका है, वो अभी नहीं आई है। एक गुप्ता है, मतलब उनके साथ कोई संपर्क नहीं है? संपर्क थोड़ा से बताते हैं हुआ दूसरे किलो। अब हमारे पास वो फोन भी नहीं लग रहे हैं और न कहीं कुछ हो रहा। तो उन्होंने ये कहा कि हम जिंदा हैं, अब बाकी भगवान भरोसे। लेकिन है अभी ऊपर ही? है ऊपर ही। हाँ कल आप दर्शन करके आए क्या? दर्शन नहीं किए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दर्शन करने के लिए आए हैं लेकिन क्योंकि यात्रा बंद कर दी गई है, यात्रा रोक दी गई है फिलहाल मौसम की वजह से और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनसे भी बात करेंगे। आप कब पहुंचे यहाँ पे और आप आगे जाना चाहते हैं?
अब आगे तो जाना चाहवे करते हैं, बाकी 4-5 दिन लगेगा यात्रा खुलने में, तो क्या कर सकते हैं। लौट के जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आप वापस जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की? आने का कल परसों में। फिर कोशिश करेंगे कि आवे और अपना मनोकामना बाबा अमरनाथ फिर। तो काफी यहाँ पे लोग आए हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो आगे पवित्र गुफा की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यात्रा को रोक दिया गया है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो दर्शक हैं, मैं उनको यहाँ से भी ये एरिया दिखाना चाहूंगा। वो देख सकते हैं किस तरीके का डिफिकल्ट एरिया है, और ये पहाड़ी जो है पैदल चलनी पड़ती है, और इस पहाड़ी के पीछे पवित्र गुफा है, और वहाँ पे उनको दर्शन करना पड़ता है, और उसके बाद इन्हीं पहाड़ियों से वापस आना पड़ता है। काफी सारे बुजुर्ग लोग हैं, काफी महिलाएं हैं डिफिकल्ट हालात में। और मैं यहाँ पे आपको पानी दिखाना चाहूंगा। इसी तरीके से एकदम से तेज पानी आया था, क्योंकि लगातार बारिश हुई थी, बादल फटे थे, और ये वो इलाका है। और जो वहां से पानी आया था बिल्कुल हमारे सामने ही वो इस वक्त बह रहा है इस नाले में। इस वक्त हम बेस कैंप पे हैं, और यहाँ ही से जो है यात्रा शुरू होती है, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, और मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं, इंतजामात हैं। ये जो आप पूरा टेंट देख रहे हैं इर्द गिर्द, ये लगे हुए हैं बालतल बेस कैंप में। काफी सारे सैकड़ों की तादाद में टेंट लगाए गए हैं, लेकिन बादल इर्द गिर्द हैं। अभी बारिश थोड़ा रुक गई है, लेकिन रात भर यहाँ पे बारिश हुई, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। श्रद्धालुओं को, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही किए गए थे। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यहाँ पे कोई अटैक ना हो, लेकिन ऐसा जो है ये देख सकते हैं आपके सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी सुरक्षा बल तैनात थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपदा घटी, ये नेचुरल क्लाइमेटी है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। उसी की वजह से जो है यात्री इसकी जद में आ गए। और जिन यात्रियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने टेंट बहते रहे, एकदम से तेज पानी आ गया पहाड़ों से, और जो टेंट वहां पे लगे उनमें लोग भी बह गए, और इसी वजह से काफी लोग मिसिंग है। 15 के करीब जो है यात्री। रिफत, ये बताइए अभी इस वक्त वहाँ मौसम कैसा है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अभी भी बादल छाए हुए हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे रात भर बारिश भी होती रही है, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, देश भर से लोग देखना चाह रहे होंगे कि यहाँ अभी हालात क्या है। दिखाना चाहूंगा मैं, बादल फिर से यहाँ पे मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द। सबसे पहले आप रूट देखिए, कितना डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पे जो भी यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें इन्हीं पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, इनको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने घने बादल हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जो देश भर से हमें दर्शक देख रहे हैं वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके के जो घने बादल होते हैं, जब बादल फटते हैं एकदम से पानी आ जाता है, और वो पानी जो है वो नीचे आ जाता है इस पहाड़ी पे। अगर आप अंदाजा लगाइए कि बादल फट गया, एकदम से तेजी के साथ ये पानी नीचे आता है, और उसके बाद जो टेंट वगैरह होते हैं, इस तरीके से आप देखिए पानी यहाँ आ रहा है, टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी तरीके का इंतजाम है इन पहाड़ों पे। और ऐसे में जो ये कल की घटना घटी, उसमें जानी नुकसान भी हुआ, और काफ़ी लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग मिसिंग भी है, कुछ लोगों को अपने साथियों के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं, अगर वो कहीं पर भी हैं, उनको खबर पर लगातार हम अपनी नजर बनाए रखिएगा। एक एक तस्वीर के जरिए रिफत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ा हादसा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के तमाम जवान रात से ही इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे है? बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। वहीं भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जो ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हो तो हवा उनको धकेलकर उड़ा ले जाती है, और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, और अपने बूंदों के बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे की ओर आता
है लेकर। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने के बजाय उधर से निकल देते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे हुए बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाले पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जतपुर नदी में उफान आने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारी बारिश की वजह से जतपुर नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया और उसका पानी सैलाब बनकर पुल के ऊपर से बहने लगा। ऐसे में कई लोगों की सांसें अटक गई क्योंकि नदी को पार करने के लिए ये पुल ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करना शुरू कर दिया। ऑटो के साथ मोटरसाइकिल सवार लोग भी नदी पार करते दिखाई दिए। हालांकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि जरा सी गलती से कोई भी आदमी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ सकता था। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कई लोग नदी के किनारे पानी के घटने की राह देखते रहे। और इस बीच गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले दिनों में वहां बारिश अभी और होने वाली है। जबकि पहले से ही कच्छ, द्वारका, गिर सोमनाथ, वलसाड और नवसारी में लोग परेशान हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। अहमदाबाद में आपको बता दें इतनी बारिश हुई है कि कई इलाके पानी में डूबे दिखाई देने लगे हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद एक अंडरपास में जलभराव की वजह से कार फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। क्योंकि कार चालक को ज्यादा पानी का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए उसने जलभराव के बीच कार निकालने की कोशिश की और बीच में जाकर फंस गया। लेकिन अंडरपास में पानी इतना था कि कार भी नाव की तरह बहने लगी और कार में सवार लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। इस बीच स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सबसे पहले कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर जलभराव में फंसी इस कार को बाहर निकाला गया। इससे पहले इसी अंडरपास में 2 और गाड़ियां फंस गई थी, जिन्हें भी स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया था। वहीं गुजरात में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। जूनागढ़ समेत कई शहरों में मौसम विभाग ने 9 से 12 जुलाई के बीच जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की है। तो गुजरात से लेकर हिमाचल तक बारिश और बादल का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव देखा गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर से बादल फटा है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जूनागढ़, अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तस्वीर, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दिनों से लगातार होती बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ बहता नजर आया। जिसकी एक तस्वीर आई गिर से। वहां तो मटमैले पानी ने एक पुल को अपनी जद में ले लिया, जिसका बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पुल पानी में कहीं गुम हो गया। कुछ सेकंड पहले जिस पुल से लोग रास्ता पार कर रहे थे, बाढ़ के पानी ने उसका नामो निशान मिटा दिया। वहीं पोरबंदर के पास मौजूद माधोपुर गांव में तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां तो पूरा का पूरा गांव कमर तक पानी में समा गया। माधोपुर गांव की ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई है। पानी घुटनों से आगे बढ़ चुका है। बताया गया कि पोरबंदर इलाके में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी थी, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों में आए उफान ने लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दिया। आशंका जताई गई कि अगर इसी तरह वहां बारिश जारी रही तो लोगों के घर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दिया। और गुजरात में आसमान से आई आफत सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि कच्छ जिले में भी तबाही का मंजर लेकर आई। वहां तो नदियों में आया उफान सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। बताया गया कि नदी में तेज बहाव की चेतावनी के बावजूद ट्रक ड्राइवर पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन उसे ये काफी महंगा पड़ा क्योंकि जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया वो पानी के तेज बहाव के आगे सेकंड भर भी नहीं टिक पाया और ट्रक के फंसते ही ड्राइवर की जान पर बन आई। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया।
रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई कच्छ के ही नरत्राणा से। वहाँ तो जैसे एक आदमी ने स्कूटर से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, उसकी जान पर बन आई। हालांकि नाले के बहाव को देखते हुए वहाँ पहले ही रस्सी बांध दी गई थी, जिसकी मदद से पुलिस के कुछ जवान फौरन पानी में उतरे और उस आदमी को सहारा दिया। उसे देखकर एक पल को लगा मानो पानी उसे स्कूटर समेत बहा ले जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने पूरी ताकत से उसके स्कूटर को बाहर की तरफ खींचा और बाकी लोगों ने उसकी मदद की। तब जाकर उसकी जान में जान आई। और मौसम की मार सिर्फ चंद जिलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी गवाही दी बापूनगर इलाके से आई तस्वीरों ने। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें जैम हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को तो धकेल कर पानी से निकालना पड़ा। वहां कुछ बाजारों में भरा पानी लोगों की दुकानों तक जा पहुंचा, जिसे निकालने के लिए दुकानदार मशक्कत करते नजर आए। तो वहीं शहर के निचले इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखी। वहां पानी के रेले के आगे घर हो या दुकान, सब कुछ तिनके की तरह नजर आए। सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो वो दरिया में तब्दील हो गई हो। वहीं एक जगह पर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। पानी वहां लोगों की कमर तक आ गया, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सिर्फ हैंडल ही दिखाई दिए। और कई जगहों पर तो ये पानी लोगों के लिए खासी परेशानी लेकर आया। द्वारका के कई हिस्सों में अचानक तेज हुई बारिश की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई, जिसकी वजह से जूनागढ़ में तो एक परिवार की जान पर बनाई। वहां एक महिला अपनी कार लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश में बुरी तरह फंस गई। जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार के कांच खोले और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद वहां घुटनों से ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। हालांकि कुछ देर बाद वहां ठीक उसी तरीके से एक और कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ बचाव में तो एक कार पानी में ऐसे अटकी कि उसे बाहर निकालने में कई लोगों की ताकत भी फेल साबित हुई, जिसके बाद आखिर में उसके लिए ट्रक की मदद ली गई और उससे रस्सी बांधकर उस कार को खींचा गया। तब जाकर उसमें मौजूद 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि वहां से पानी तेज रफ्तार में किसी झरने की तरह लगातार बहता दिखा। कुछ इसी तरह के हालात जैसलमेर में भी देखे गए, जहां कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं देखिए पानी में खड़ा हूँ और लगभग 2 फुट तक जो है वो पानी आ चुका है। सड़कें तो सड़कें, जैसलमेर का जिला अस्पताल भी बारिश के पानी से बच नहीं पाया। अस्पताल के बाहर जमा हुए पानी को देखकर ऐसा लगा कि कोई नदी बह रही हो। इन हालात में मरीजों को अस्पताल लाने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के बाहर तो जो हालात हैं सो है, उसके अंदर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। बरसात का पानी अस्पताल के अंदर भी भर गया। पहले से परेशान मरीजों को अपनी बीमारी के अलावा पानी से भी जूझना पड़ा, क्योंकि जिला अस्पताल की ओपीडी में पानी भरा नजर आया और ऐसे में लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और वहां जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बताया गया कि दक्षिणी पश्चिम बलूचिस्तान इलाके में बारिश और बाढ़ से करीब 300 से ज्यादा कच्चे घर ढह गए, जिसमें करीब 45 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। यहाँ इतना नुकसान हुआ है कि स्थानीय प्रशासन ने इस इलाके को आपदा प्रभावित इलाका घोषित कर दिया है, जबकि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान में इस साल पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 14 जून से अब तक पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तेलंगाना के महबूब नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस पानी में लबालब भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद बस बच्चों को लेकर अंडरपास से गुजरने लगी, लेकिन बस के ड्राइवर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंडरपास में बस फंस जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस लेकर अंडरपास में दाखिल हुआ, बस बंद पड़ गई। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई। बच्चों की चीखने की आवाजें सुनकर फौरन आसपास के लोग वहां मदद के लिए पहुंच गए।
बिना देर किए कई लोग जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। इसके बाद बस में फंसे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें बाहर निकालते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि बस आधी डूब चुकी थी। बच्चों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में करीब 30 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। कश्मीर में एक आतंकी ढेर हो गया। कुपवाड़ा में सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और एक आतंकी को वहां मार गिराया। हालांकि कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान जसवीर सिंह शहीद हो गए। वहीं इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के पास से AK-47 समेत कई हथियारों के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मर्डर करने के लिए शूटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि ये जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है, जिसमें यह बताया गया कि हर शूटर को करीब 5-5 लाख रुपए मिले थे। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा ये कि शूटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, हर शूटर को 5 लाख की रकम अदा की गई थी। जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लॉरेंस के खिलाफ कई अदालतों में केस चल रहे हैं और सभी केसों को हैंडल कर रही हैं एक महिला वकील राजवंत कौर। उनका दावा है कि वो बिना फीस लिए लॉरेंस का केस लड़ रही हैं। जहां जिस कोर्ट में लॉरेंस जाता है वहां ये लेडी वकील मौजूद रहती हैं। राजवंत का कहना है कि लॉरेंस गैंगस्टर नहीं है, पुलिस लॉरेंस को मेंटल पेन दे रही है। ये बात वो कोर्ट में साबित कर देंगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रमुख आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से अलग अलग राज्य की पुलिस पूछताछ करने जाती है। अलग अलग अदालतों में उसके मामले की जिरह चल रही है, लेकिन जहां जहां जिरह चलती है वहां एक महिला वकील होती है लॉरेंस बिश्नोई को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हैं राजवंत कौर, और दिल्ली से लेकर अमृतसर से लेकर अलग अलग जो जगह है अदालत है वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मैडम ये बताइए, लॉरेंस ही क्यों इतने गंभीर आरोप लगे हैं? मतलब बहुत कम वकील हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। ठीक, एक्चुअली मैं दिल्ली से पहले स्टार्ट किया था अपनी प्रैक्टिस। उसके बाद विशाल जी की असिस्टेंट्स में एडवोकेट विशाल हु इज़ माय सीनियर, उनके असिस्टेंट में ही मैं लॉरेंस के सारे केसेस देख रही हूँ। और आने वाले टाइम में जितने भी उसके मैटर्स होंगे विद इन पंजाब, मैं उनके असिस्टेंट्स के नीचे ही वो सब टैकल करूँगी मैटर्स। अभी तक किन किन जिलों में आप जा चुकी हैं लॉरेंस के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए? एक्चुअली अभी तो मैं फ़िलहाल अमृतसर में उन्होंने मुझे ये दी है जिम्मेदारी कि लॉरेंस को पहले अमृतसर से ये फिनिश किया जाए मैटर। अभी उसके बाद जैसे जैसे वो बोलेंगे, जहाँ जहाँ बोलेंगे, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिम। इसका मतलब कि अब जैसे हमने फिरोजपुर पुलिस देखा, मोहाली पुलिस देखा, फाजिलका पुलिस देखा, उन जगहों पर जाएंगी तो आप जाएंगी लॉरेंस को रिप्रेजेंट करने? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जाऊँगी। अगर वो बोलेंगे तो मैं जाऊंगी बिल्कुल। अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं बिल्कुल निभाऊंगी वो। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का प्लान फेल होने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बी टीम वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थी। मतलब ये कि मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए लॉरेंस गैंग की तरफ से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, ताकि किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला उसके गैंग के शूटरों के हाथों से बचकर ना निकल जाए। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बदमाशों की एक बी टीम भी तैयार कर रखी थी। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस की इस बी टीम में 5 से 6 शूटर शामिल थे, जो वारदात वाले दिन गैंग की ए टीम की तरह ही आधुनिक हथियारों से लैस थे। मतलब ये कि अगर किसी वजह से लॉरेंस गैंग के शूटर की ए टीम वारदात को अंजाम देने में फेल हो जाती तो उसके बाद लॉरेंस की बी टीम मूसेवाला पर हमला कर देती। हालांकि लॉरेंस गैंग की बी टीम को मूसेवाला पर हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस टीम को ये काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा ये चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जिस टीम को ये काम सौंपा गया था वो पहले ही उसे अंजाम दे चुकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा ये चौंकाने वाला राज तब सामने आया जब जयपुर से पुलिस ने दानाराम नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान के रोहित गुदारा गैंग के लिए काम करता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड की शूटरों की बी टीम में दानाराम भी शामिल था। दावा किया जा रहा है कि दानाराम के अलावा उस टीम में कई और भी शूटर शामिल थे।
सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के प्लान के मुताबिक गैंग की बी टीम को ए टीम के शूटरों को भगाने में भी जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब ये कि शूटरों की दूसरी टीम के पास दो काम थे। पहला ये कि अगर ए टीम के शूटर मूसेवाला की हत्या नहीं कर पाते हैं तो बी टीम के शूटर उन पर हमला करेंगे, और दूसरा ये कि अगर ए टीम वारदात को अंजाम तो दे देती है तो दूसरी टीम में शामिल बदमाश उन्हें वहां से भगाने में मदद करेंगे, या यूं कहें कि हत्याकांड में शामिल शूटरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना उनका काम था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ए टीम जिसमें 6 शूटर शामिल थे, उन्होंने 29 मई को शाम 5:30 बजे के करीब पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में सभी शूटर वहां से आसानी से फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि वारदात में शामिल सभी शूटर लॉरेंस की बी टीम की मदद से ही वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि लॉरेंस की बी टीम में शामिल दानाराम और उसके साथियों ने वारदात के बाद ही पाकिस्तान से आए हथियारों को शूटरों से ले लिया था, और इसके बाद उन आधुनिक हथियारों को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। हालांकि जांच एजेंसियां उन हथियारों को ढूंढने में भी जी जान से जुटी हैं। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, जिनमें 8 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर और 1 पिस्तौल के साथ 36 गोलियां शामिल थीं। लेकिन इनके अलावा अभी तक बाकी के हथियारों का पता लगा पाने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। और सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये खुलासा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सचिन बिश्नोई से जुड़ा। जी हां, न्यूज़ 18 इंडिया पर मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन एक फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। न्यूज़ 18 के पास वो फर्जी पासपोर्ट भी मौजूद है। सचिन बिश्नोई ने पासपोर्ट पर अपना नाम तिलक राज टुटेजा लिखवाया है। उसका पता दिल्ली के संगम विहार का है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या का सारा खाका खींचने के बाद सचिन विदेश भाग गया। कहा यह जा रहा है कि सचिन अभी दुबई में कहीं छिपा हुआ है। तो वो पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट जिसके जरिए सचिन भागा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने न्यूज़ 18 से बात में क्या कहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में फूट तक पड़ गई थी। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड की पूरी साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर रची थी। और दावा है कि हत्याकांड की पूरी साजिश को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई को दी थी। सूत्र बताते हैं कि गोल्डी बराड़ ने वारदात अंजाम देने के लिए हथियारों और शूटरों का इंतजाम किया था, जबकि सचिन बिश्नोई को वारदात से पहले शूटरों के ठहरने, वारदात के बाद उन्हें भगाने और पुलिस से छिपने के लिए ठिकानों के इंतजाम करने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड की प्लानिंग के दौरान ही लॉरेंस गैंग में दरार पड़नी शुरू हो गई थी।